तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? ये औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। मैं यहाँ के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं और वो तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ से निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। सिक्योरिटी। गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? ये जोधपुर के मुंशी जी, मुझे लेट हो रहा है, गुप्ता जी को बुलाइए प्लीज। हेलो। अभिनव गुप्ता मुंशी जी को अच्छे से जानता था। वो अपने काम छोड़कर तुरंत अपने केबिन से बाहर आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मिस कामिनी, ये तरीका है आपका गेस्ट से बात करने का? सॉरी सर, लेकिन शट अप। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। ऑफिस में शालिनी की इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी। उसने शेखर आनंद को फोन पर ये सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर घड़ी पर चली गई। 4 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे बाहर एक आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? पर अभिनव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को चेयरमैन कराने लगे और शालिनी को फायर कर दिया। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मैंने मिस्टर अभिनव को ये पावर दी है और आज से वही इस कंपनी के चेयरमैन है। अच्छा, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो और इस कंपनी के अंदर जबरदस्ती कैसे घुसा है? मुंशी कमल स्वरूप। ये नाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर कमल, आपने मुझे पहले नहीं बताया। आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो हाँ, एक काम करते हैं, आप मेरे केबिन में चलिए, वहां चल के बात करते हैं। हाँ? मिस्टर आनंद, बातचीत का वक्त निकल चुका है। इस कंपनी के आड़ में आप क्या काले धंधे चला रहे हैं, हमें अच्छे से पता है। ये लीजिए। गौतम ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया, जिसमें साफ लिखा था कि कंपनी का नया ओनर अब गौतम था। मुंशी जी, मिस्टर गुप्ता आपसे बात करनी है, आइए। वहीं केबिन के अंदर आते ही गौतम ने अपने घड़ी में टाइम देखा। वक्त निकलने के साथ ही उसके दिल में अवनी और उसकी फैमिली के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी के सारे फैसले आप ही लेंगे। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड। और शेखर आनंद और कबीर आनंद का सारे कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए। उन्होंने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उनके जेल जाने का वक्त आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए सर, मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं मेरे लॉकर में। मुझे पता था इनके खिलाफ कोई ना कोई आवाज जरूर उठाएगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था सर। आज मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा सर। नाइस। मुंशी जी, जी हुकुम। मुझे देर हो रही है, मेरा चेक दे दीजिए। थैंक यू। मुंशी जी के फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। फोन उठाते ही मुंशी जी हैरानी से गौतम को देखने लगे। हुकुम। अवनी अभी अभी कबीर आनंद के कमरे में गई है। गौतम ये बात अच्छे से जानता था कि कबीर ने अवनी को अपने केबिन में क्यों बुलाया था। उसके केबिन में एक ऐसा ड्रग रहता था जिसे वो हर लड़की को उस पर इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता था। ऑफिस में बहुत सारे लोग इस सच्चाई से वाकिफ थे, लेकिन सभी लोग कबीर और शेखर के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। आज कबीर कंपनी के नए मालिक गौतम के गुस्से का शिकार होने वाला था। Come in.
मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम चेक लेकर कबीर के कैबिन की तरफ चला गया। आपको कहीं जाने की जरूरत ना है, हुकुम ये मामला खुद देख लेंगे। और हाँ, हुकुम की असली पहचान किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चौकी बात ना होगी। जी मुंशी जी। अब नहीं, कम सो कैसे आना हो? अवनी ने कबीर के केबिन में आते ही उसे सारी बात बता दी। गौतम की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अभी बता रही हो? ये सब तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। अभी नहीं कबीर, मैं ड्रिंक नहीं करती। ये क्या बात हुई? तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हें एक ड्रिंक तो लेना पड़ेगा। नहीं कबीर, मुझे बस पैसे लेकर जल्द से जल्द शॉप पर पहुंचना है। ओ हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना? मैं भी तुम्हें चेक देता हूँ। वेट। और तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। थैंक्स कबीर, पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारे पैसे जितना जल्दी हो सके ना वापस कर दूंगी। मुझे पैसों की परवाह नहीं। कबीर धीरे धीरे अवनी के करीब आने लगा। उसकी आंखों में उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। यू नो अवनी, तुम्हारे पापा को आज जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, एक्सेप्ट मी। कम ऑन अवनी, जस्ट वन ड्रिंक। ड्रिंक लो, चेक लो और जाओ। इतना क्या सोचना? कभी ड्रिंक करने के बाद वो तुम पक्का मुझे चेक दे दोगे ना? ऑफ कोर्स, पैसा मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मन ही मन अवनी के साथ रात गुजारने का प्लान बना चुका था। अवनी के सामने अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ग्लास अपने होठों के आगे बढ़ने से पहले ही उसे दरवाजे की जोरदार आवाज सुनाई दी। अवनी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास देखते ही गौतम गुस्से में कबीर को देखने लगा। कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? गौतम, गौतम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अगर यहाँ नहीं पहुंचता तो ये तुम्हारे साथ न जाने क्या कर रहा होता। गौतम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ कबीर से मदद मांगने के लिए आई हूँ। तुम नहीं जानती कितना गिरा हुआ इंसान है। ओ हेलो, बहुत हुआ तेरा। तुझे पता है तुम किससे बात कर रहा है? मेरी तो कबीर, ये मेरे हस्बैंड है। तो यही है वो घर जमाई। अवनी, इससे कहो अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, नहीं तो आज यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। यू नो, 3 साल पहले तुम्हारी तरह एक आदमी ने मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश की थी। उसकी फैमिली वाले उसकी लाश आज तक ढूंढ रहे हैं। गौतम, गौतम प्लीज प्लीज कबीर से माफी मांग लो ना। इससे माफी मांगो? हमने इसकी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खोखली धमकियां दे रहा है। ये भौंकने वाला कुत्ता है, काटेगा नहीं। कुत्ता? कबीर, 2 टके एक घर जमाई। अब देखिए कुत्ता क्या करता है। आज की आज तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ी ना तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। गौतम। हेलो इंस्पेक्टर शिवा, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूं। अभी कभी जेरेट आई है, किसी की चमड़ी उधेड़नी है। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। आज ये जेल जाकर रहेगा। कबीर, कबीर मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ प्लीज। नहीं अवनी, आज इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइनली तुम उसके बाद मेरी हो पाओगी। गौतम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो ये फिनिश्ड मैन। ये थप्पड़ मारना बहुत महंगा पड़ेगा। डैड, इस कुत्ते ने आपके बेटे को थप्पड़ मारने की कोशिश की है।
अपने पापा को इस हालत में देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि उसे ये बात समझ में आती, दो हवलदारों ने उसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी और घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मिस्टर कबीर आनंद, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को लोगों को लूटने और उनके साथ फ्रॉड करने और बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। डैडी, ये क्या बकवास कर रहा है? शेखर आनंद के मुरझाए हुए चेहरे ने सारी सिचुएशन बयां कर दी थी। अवनी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी पत्नी को ये ड्रिंक पिलाने की कोशिश की और इसमें कुछ ड्रग्स भी डाले। प्लीज चेक कर लीजिए। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अपना रुमाल निकालकर ड्रिंक चेक करने लगा। उसने थोड़ी ड्रिंक अपने रुमाल में डाल दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब रुमाल का रंग सुर्ख नीला पड़ने लगा तो सभी हक्के बक्के रह गए। आपने सही कहा मिस्टर गौतम, इस ड्रिंक के अंदर ट्रायाजोलम नाम का एक ड्रग है जो बेहद ही खतरनाक है। हवलदार, एविडेंस के साथ ले चलो दोनों बाप बेटे को। जेल की हवा खाएंगे तो दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुझे अभी कभी कमिश्नर से बात करनी है। ड्रिंक में ड्रग की बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन हिल गई थी। आज कबीर के काले चिट्ठों का टाइम पूरा हो चुका था। अवनी, गौतम के पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो इस वक्त अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। गौतम ने अपनी जेब से 30 लाख का चेक निकालकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो, डैडी जी को बचाने के लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तुमने इतनी जल्दी कैसे अरेंज किया? गौतम अगर सच बताता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे खामोश रहा। गौतम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें ये चेक किसने दिया? वो मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है। उसकी कंपनी में बहुत सारा फायदा हो गया था तो उसने मुझे उधार दे दिया। अवनी हैरानी से उस चेक को देख रही थी। हम ये पैसे आराम से वापस कर सकते हैं। उसे पैसों की जल्दी नहीं है। अवनी, 40 मिनट बचे हैं, हमें शोरूम चलना होगा। तुम लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अनिल और गीता शोरूम के एक कोने में बैठे थे। दो हट्टे कट्टे गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। सभी को सिर्फ मैनेजर के कमांड का ही इंतजार था। साथ ही मैनेजर ने कमिश्नर को फोन करके शोरूम आने के लिए भी कह दिया। 10 मिनट रह गए हैं और तुम्हारे दामाद और बेटी भी गायब है। मुझे नहीं लगता तुम लोग पैसे दे पाओगे, इसीलिए जेल जाने के लिए तैयार है। अवनी बेटा, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मेरा तो जी गले तक आ गया है। मॉम, डोंट वरी, ये रहा चेक। देखा, मैंने कहा था ना, कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, पूरा सोने का खरा है। ये तुम्हारे गौतम जैसा नहीं है। देखो गौतम, दिखाई दे रहा है ये चेक? ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। कबीर मेरी बेटी का दोस्त है, मेरी बेटी, और तुम अब आज के आज ही मेरी बेटी को तलाक दे दो। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपनी बेटी के लिए, और तुम जैसा भूत हमारे पल्ले पड़ गया है। मॉम, अरे तुम जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो... तू चुप ही रहे, तुझे सही और गलत दिखना ही बंद हो गया है। ये आदमी तेरे पल्लू से बंध गया है, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है? कबीर का नाम सुनकर अवनी को ड्रिंक वाली बात याद आ गई। मॉम, ये पैसे मुझे गौतम ने दिए हैं, कबीर ने नहीं। अच्छा, इसका ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसने इस भिखारी को इतने सारे पैसे दे दिए? चल कॉल लगाओ, अभी के अभी अपने दोस्त को कॉल लगाओ।
गौतम हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगा। वहीं गीता लगातार शक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। करो अपने दोस्त को फोन। दरअसल मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहा है, उसके असिस्टेंट ने मुझे चेक दिया। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा घर जाके कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। हाँ लीजिए। मॉम, जैसा आप कबीर के बारे में सोच रही है ना, वो वैसा नहीं है। कबीर ने पैसों के बदले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और अगर गौतम बस सही वक्त पर नहीं आते ना, तो वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता। ठीक तो गीता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? नो डैड, आई एम फाइन नाउ। तो यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि गौतम ये पैसे लाया कहां से। खैर, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसने कोई ढंग का काम किया है। अरे खाक ढंग का काम किया, पता नहीं कहां से मांग के लाया होगा। हमें सबके पैसे चुकाने होंगे ना। मॉम, ये सब बातें हम घर चलकर करते हैं ना, मैनेजर हमें ही देख रहा है। शाम हो चुकी थी और गीता गौतम के ऊपर ताने बरसाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मॉम, यहाँ खड़े मत रहो, मेरे लिए चाय ले आओ। जी मैम। और सुनो, चाय में दूध और इलायची कम डालो। तुम्हारे बाप दादा ने कोई हमें खजाना नहीं दिया हुआ है, समझे? जी मैम। गौतम ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि अग्नि के दादाजी हिम्मत सिंह को अपना कारोबार शुरू करने के पैसे गौतम के दादाजी ने ही दिए थे। क्योंकि एक जमाने में हिम्मत सिंह के पूर्वज मुंशी जी की तरह रंजौर परिवार की सेवा करते थे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम सारी मलाई खुद ही चट कर जाते हो। और सुनो, अगर चाय अच्छी नहीं बनी ना, तो चाय कप में नहीं तुझ पर होगी, समझे? थैंक यू अम्मी फॉर मनी यू गिव। लेकिन ये पैसों का क्या करना है? ये गौतम जहां से भी लाया है वापस तो देने ही होंगे ना। अभी तो यही मानो कि गले में फंदा लटका हुआ है। अवनी अपनी सेविंग्स के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे भी जल्दी से जल्दी गौतम से लिए पैसे वापस लौटाने थे। उसी वक्त गौतम हमेशा की तरह खाने के बारे में पूछने आ गया, क्योंकि घर में अक्सर ही गीता और अनिल की अलग अलग फरमाइश होती थी। मॉम, अभी के लिए हमारी जितनी भी सेविंग्स है हम वो दे देते हैं, बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे गौतम को लौटा दूंगी। ठीक है, पहले इससे भी तो पूछो कि इसका अमीर दोस्त बाद में हमसे बाकी के पैसे ले लेगा कि नहीं, क्योंकि सेविंग्स के तो सिर्फ 5 लाख है। कहीं वो मना कर दे तो? नहीं मॉम, उसे पैसों की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। तो फिर ठीक है, हम बाद में ही दे देंगे। लेकिन मॉम, अभी के लिए हम 5 लाख तो दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे नकारे पति की तरह किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा गौतम, जब तुम पैसे रिटर्न करोगे ना अपने फ्रेंड को, तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। पिछले 4 सालों में गौतम घर का काम करने और खाना बनाने में इतना माहिर हो चुका था कि उसे किसी भी राजस्थानी डिश बनाने में टाइम नहीं लगता था। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने रूम में चले गए।
लेकिन गौतम का काम खत्म नहीं हुआ था। वो किचन में बर्तन साफ करने में लगा था। उस गौतम ने वक्त के साथ साथ हर चीज में अपने आप को ढाल लिया था। बर्तन साफ करते हुए उसके सामने अचानक ही अवनी का चेहरा आ गया। आज पहली बार उसने अवनी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ इस बात के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर पे आपकी साइन चाहिए थी। कल कब फ्री है सर आप? मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगा। ओके सर। इतनी रात को तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे? मैं वो क्रेडिट कार्ड वालों का बहुत फोन आने लग गया आजकल। किसी भी टाइम पे फोन करते बहुत परेशान कर रखा है। मैं भी परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। अगले दिन सुबह गौतम अपने घर का काम खत्म करके चैरियट जाने के लिए निकल गया। वो अवनी से मार्केट के काम का बहाना बनाकर निकला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना था। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्म करके मीटिंग के लिए बुला लिया है सर। आप कब तक पहुंच रहे हैं सर? मिस्टर गुप्ता, आपने किससे पूछकर ये मीटिंग रखी है? मैं नहीं चाहता कि मेरी असलियत किसी के भी सामने आए। प्लीज कैंसिल द मीटिंग। आई एम सॉरी सर, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गुड, मैं आपको आपकी कैबिन में मिलता हूँ। अरे जीजा साहब, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? क्योंकि लूजर्स के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, अवनी की कजिन शनाया थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। इसकी ही कई वजहें थी। अवनी का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। अवनी की शादी गौतम जैसे लूजर से होने के बाद शनाया सबसे ज्यादा खुश हुई थी। एक मिनट, आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी चैरियट के साथ मिलकर काम करता था। चैरियट की ही बदौलत उसका जोधपुर में बहुत दबदबा था, और इसी दबदबे और नाम को देखकर अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपनी पोती की शादी सिद्धार्थ पंडित के साथ तय कर दी। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाया के ताने सुनकर खामोश खड़ा रहा। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहोगे। तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। वेल, हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी। आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। गौतम के सिंपल से कपड़ों को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इन सिंपल कपड़ों के पीछे चैरियट का मालिक खड़ा था। अच्छा, तो ये है गौतम द घर जमाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपने पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो? आज फाइनली दर्शन हो ही गया। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में ना तुम्हारे जैसे लूजर्स की जगह नहीं है। तो तुम मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। नौकरी? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। शनाया, लगता है ये गार्ड के जॉब के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट। जीजा साहब, अवनी की कमाई से घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना। वैसे नौकरी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम कर, ये ले, रख ले, काम आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किसके काम आने वाला है। इसे संभाल के रखना, बहुत जल्द तुम्हारे काम आने वाला है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसे बात करने की? इसके बाद जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, सोच समझ के करना, समझे तुम? क्या क्या कर लेगा बे तू? बोल, क्या करेगा?
बेबी छोड़ो ना, किस लोफर के मुंह लग रहे हो तुम। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर लेते हैं। वैसे भी इस आदमी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं। वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के केबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी तक गौतम की कही हुई बात चल रही थी। छोड़ो ना बेबी, तुम अभी तक उस घर जमाई के बारे में सोच रहे हो। शनाया, उस घर जमाई ने गलत आदमी से पंगा लिया। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के केबिन में चला गया। प्लीज कम सर। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एक बात बताइए, आप ये रघुवेंद्र पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? हाँ सर, जानता हूँ। रघुवीर जी हमारी कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद से रघुवेंद्र पंडित की कंपनी के साथ चैरिट ग्रुप काम नहीं करेगा। उनके साथ जो भी डील्स होने वाली है सब कैंसिल कर दी जाए और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते हम उनके साथ काम नहीं करते, क्योंकि काम जो होता है वो औकात देखकर नहीं हालात देखकर दिया जाता है। गौतम की बात सुनते ही अभिनव समझ गया था कि गौतम ने बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी बात नहीं की है। अभिनव ने इमीडिएटली रघुवीर पंडित को कॉल लगा दिया। गौतम मुस्कुराते हुए पास में रखी चेयर पर बैठ गया। हेलो मिस्टर रघुवीर, मैं अवतार ग्रुप का न्यू चेयरमैन अभिनव गुप्ता बात कर रहा हूँ। न्यू चेयरमैन शब्द सुनते ही रघुवीर एक पल के लिए सक पका गया। यस मिस्टर गुप्ता। आपके लिए बुरी खबर है, अवतार ग्रुप आपके साथ मिलकर काम नहीं करेगा। आपके साथ हमारी जितनी भी डील साइन हुई हैं, उन्हें मैं अभी के अभी कैंसिल करता हूं। डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। और हां, एक बात और, अवतार ग्रुप झाड़ू पोंछा लगाने वालों के साथ मिलकर कभी काम नहीं करता। इससे पहले कि रघुवीर ये बात समझ पाता और कुछ जवाब दे पाता, अभिनव ने फोन काट दिया और गौतम को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और शनाया चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे थे। ऑफिस के अंदर आते ही उसे पता लग गया था कि अवतार ग्रुप का चेयरमैन अब अभिनव गुप्ता बन गया। इस बात से सिद्धार्थ को हैरानी तो हुई, लेकिन वो अभिनव से मिलकर जाना चाहता था। बहुत देर वेट करने के बाद भी सेक्रेटरी उसे अंदर जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट चुका था। और कितनी देर वेट करना होगा मुझे? आप एक बार चेयरमैन सर को कॉल कीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ पंडित है, वो शायद मेरे बारे में जानते होंगे। जैसे ही सिद्धार्थ की बात खत्म हुई, सेक्रेटरी के पास अभिनव का कॉल आ गया। अभिनव से बात करने के बाद सेक्रेटरी सिद्धार्थ को देखने लगी। देखते ही देखते उसने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया, जल्दी से चेयरमैन सर के केबिन पर कुछ लोग भेजो। चेयरमैन शब्द सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए। सिद्धार्थ और शनाया इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उनके सामने गन्स लिए बहुत सारे गार्ड्स खड़े हो गए। ओ हेलो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इस तरह घेर कर क्यों खड़े हो? आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ पंडित, लेकिन आपकी कंपनी के साथ अवतार ग्रुप ने सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं और चेयरमैन सर ने कहा है कि हम झाड़ू पोंछा लगाने वालों के साथ काम नहीं करते। व्हाट? ये क्या बकवास है? सिद्धार्थ ये कहते हुए सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी अभी उसने यही बात गौतम से कही थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात के बारे में सोचता, उसे अचानक याद आया कि उनका आधा काम अवतार ग्रुप की वजह से चल रहा था। अगर आज अवतार ग्रुप उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। ये बात सोचते हुए उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया। मुझे चेयरमैन सर से बात करनी है। वो अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? कहां है सर? मैं उनसे सिक्योरिटी बाहर निकालूं इन दोनों को। सेक्रेटरी की बात सुनते ही पास में खड़े लंबे तगड़े गार्ड ने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़कर उसे नीचे बिठा दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सब देखकर शनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, हम जा रहे हैं। शनाया का रोता हुआ चेहरा देखकर गार्ड ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक दर्द के मारे चीख रहा था। तभी उसके पास
रघुवीर पंडित का फोन आ गया। सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने अवतार ग्रुप में जाकर क्या रायता फैलाया है जो उन्होंने हमारे साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी। तुम्हें शादी का कार्ड देने के लिए भेजा था या फिर ये मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ सिर्फ शनाया के साथ कार्ड देने आया था। मैं तो चेयरमैन सर से मिला भी नहीं। शट अप! मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम रोड पर आ सकते हैं। अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।